देखो बेटा, जो आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन। जब मैं कैनिज़ारो करवाऊंगा तो आपको एल्डोल आपके माइंड में आएगा। देखो, हमारा एल्डोल में यहाँ पे कंसंट्रेटेड की जगह डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH होता है। अब आप देखो इसमें होता क्या है, इसमें भी एल्डिहाइड ही है, बट ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। अच्छा, जैसे ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अब यहाँ पे तो कार्बन है ही नहीं, तो कार्बन ही नहीं है अल्फा, तो हाइड्रोजन ही नहीं हुआ। तो जो हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन है ना, ये स्पेशली है उन एल्डिहाइड्स के लिए विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। और जब हम इसमें ये कंसंट्रेटेड KOH डालते हैं, तो ये देखा गया कि जब हम कंसंट्रेटेड KOH डालते हैं यहाँ पे, तो इस कंसंट्रेटेड में से एक जो है वो हो जाता है रिड्यूस, रिड्यूस होके अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, और एक दूसरे एल्डिहाइड की हो जाती है ऑक्सीडेशन। तो जैसे एल्डोल में 2 मोल रिएक्ट हो रहे थे ना, तो यहाँ पे भी एल्डिहाइड के 2 मोल रिएक्ट करते हैं। कंसंट्रेटेड की प्रेजेंस में एक की ऑक्सीडेशन हो जाती है, मतलब इस कंडीशन में एक की ऑक्सीडेशन हो जाती है और एक की रिडक्शन हो जाती है। जिसकी रिडक्शन हो जाती है, जैसे मान लो ये वाला कार्बन है, इसकी रिडक्शन हो गई तो ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, मतलब इसके पास H ज्यादा है। यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे 3 H, 4 H हो गए, तो नंबर ऑफ H ज्यादा मतलब रिडक्शन। और उसके साथ वाले की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन विल इंक्रीज। तो देखो, ये वाला आपका रिड्यूस प्रोडक्ट है जिसमें अल्कोहल बना, और उसका ये वाला इसमें ऑक्सीजन बढ़ गया, तो इसको हमने नाम दे दिया कार्बोक्सिलिक पोटेशियम कार्बोक्सिलेट बन गया आपका। तो ये चीज आपकी बनती है। तो अब देखो जरा थ्योरी, कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जब कोई मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, उस रिएक्शन को हम एक स्पेशल नेम भी देते हैं, called disproportionation reaction on treatment with concentrated alkali। एल्कली का मतलब NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो। ध्यान रखना कि KOH बोला तो सिर्फ KOH नहीं, NaOH भी हो सकता है। इन दिस रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस। तो ये वाला जैसे 2 मोल रिएक्ट करते हैं ना, एक की रिडक्शन हो जाती है, एंड अदर इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोन बाय द नेम ऑफ कैनिज़ारो। तो ये तो एक नॉर्मल चेन हो गई, एक एरोमेटिक भी कर दिया। अब इसे भी देखो, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा, चेक करो कैसे, कैसे नहीं है, कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसके साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये अल्फा कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप के का कार्बन जो साथ वाला कार्बन होता है ना, वो अल्फा कार्बन होता है। अब इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये हमने याद रखना है खासकर कि जो हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन है, ये वही एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। और जब हम इसे कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH से ट्रीट करते हैं, तो ये जो कंसंट्रेटेड कंडीशन है, इस कंडीशन में इसका एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल बना देगा OH, और दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाएगा। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये कंसंट्रेटेड की कंडीशन में होती है। चलिए इसे नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके डन बोलिए, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। लो बेटा देखो, अभी अभी हमने कैनिज़ारो रिएक्शन समझी। कैनिज़ारो में जो भी हमने समझा, हमने उसका पॉइंट बना दिया। क्या पॉइंट बनाया? इट इज गिवन बाय दोज एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। और जो मीडियम यूज होता है जिसमें ये रिएक्शन हो रही है, या रिएजेंट बोल दीजिए, वो है हमारा कंसंट्रेटेड NaOH। कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में जो 2 मोल यूज हुए हैं, मोल 1 मोल दूसरा, तो 2 मोल में से एक की रिडक्शन हो जाती है, हमें याद रखना है इस कंडीशन में, और एक की ऑक्सीडेशन हो जाती है। जिसकी रिडक्शन होती है वो अल्कोहल बनाता है, OH लग जाता है, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दो। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसके पास ऑक्सीजन बढ़ जाते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये याद रखना है, और एल्डोल के साथ कंफ्यूज नहीं होना। एल्डोल में यहाँ कंसंट्रेटेड की जगह डाइल्यूट होता है, और प्रोडक्ट का फर्क है। अब आ जाओ आगे। अब जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शन। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है। बेंजीन पे 2 तरह के ग्रुप हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग।
तो जो हमारा ये एल्डिहाइड है ना, ये विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना, तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, तो अब वो इलेक्ट्रोफाइल बताओ पॉजिटिव पे अटैक करेगा या मेटा पे अटैक करेगा? अब कौन सी पोजीशन अवेलेबल है, जहाँ पे पॉजिटिव है या जहाँ पे नहीं है? बोलो बच्चों। सर जहाँ पे नहीं जहाँ है। पे जहाँ पे नहीं। यस, जहां पे पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पे तो अटैक करेगा नहीं, ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा मेटा प्रोडक्ट मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप, यानी मेटा पोजीशन पे ई मिलेगा। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इलेक्ट्रोफाइल वो होता है NO2, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैक नहीं करेगा, पैरा पे अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो ये एल्डिहाइड है ये विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जो विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो रेजोनेंस के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन के इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच लेता है, जिस कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पे अटैक नहीं करेगा, वहां पे अटैक करेगा जहां पे उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो इस पोजीशन पे पॉजिटिव नहीं है तो यहाँ पे अटैक करेगा। और देखो ये मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, ये वाली थर्ड पोजीशन पे। तो ये थर्ड पोजीशन पे अटैक किया और आपको ये मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं मेटा प्रोडक्ट। यानी जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अगर हम इसकी थ्योरी पढ़ें तो देखिए क्या लिखा है। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द रिंग इन विच कार्बोनिल ग्रुप एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। यानी जो ये कार्बोनिल है ना, ये विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग को कहते हैं डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव उसने खत्म कर दिया, जिस कारण हमें मेटा प्रोडक्ट मिलते हैं। मेटा डायरेक्टिंग मतलब वी गेट मेटा प्रोडक्ट। तो इसे नोट कर लीजिए और इस कंसेप्ट को बेटा ध्यान में रखना। नोट करके डन बोलो। लो जी, तो हमें ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं। जब बेंजीन रिंग के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन खींच ले बेंजीन का, मतलब विड्रॉइंग, तो रेजोनेंस के हिसाब से जो आपने -R इफेक्ट पढ़ा हुआ है ना +1 में, तो उसमें क्या होता है, उस रेजोनेंस में ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है जो खुद पॉजिटिव है, तो वो कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव पे तो करेगा नहीं, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, मेटा पे करेगा। तो ये भी मेटा पोजीशन है, ये भी मेटा पोजीशन है, किसी एक साइड पे अटैक कर लेगा ये, और हमें प्रोडक्ट मिलेगा मेटा प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे दिखाया। तो हमने याद रखना है कि इन केस ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप ऐसा होता है। अगर बेंजीन के साथ विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो और इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, तो वो हमेशा मेटा प्रोडक्ट बनाएगा। इसलिए मेटा डायरेक्टिंग कहते हैं विड्रॉइंग को, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को। इसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींच ले वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब हम इसके बाद जब जैसे ही चलते हैं आगे, तो हमारा टॉपिक आ जाता है नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो एक बार सिंपल सा याद दिलाता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है तो इसका नाम बन जाएगा मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, याद रखना है। अब आ जाइए यहाँ पे दो कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, इसी को हम एसिटिक एसिड कहते हैं। तीन कार्बन को प्रोपेनोइक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड। चार कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड और ये ब्यूट्रिक एसिड। जो बटर होता है ना, बटर, बटर के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो ब्यूट्रिक एसिड है। ये तो बटर, बटर यहीं से नाम बना है बटर, ब्यूट्रिक एसिड। अब इसी तरह से यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, एक दो और ब्रांच बनी हुई है। तो एक ब्रांच है और एक दो तीन, तीन कार्बन। मतलब मैं अगर इसकी सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगी, 1 2 3, H नहीं पूरे कर रहा हूं, और एक ब्रांच यहाँ पे बनी हुई है। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड ये बन गया। और मैंने बताया अगर एक ब्रांच हो तो आइसो कहते हैं, तो आइसो ब्यूट्रिक एसिड कॉमन नेम है। अब ये तो हो गया, इजी था। अब आ जाओ यहाँ पे COOH दो बार है तो इसको हम बोलते हैं इथेन डायोइक एसिड। ये दो कार्बन है ना तो इथ हो गया, इथेन डायोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन नेम से ये ज्यादा जाना जाता है, ऑक्सैलिक एसिड। तो COOH इज नोन बाय द नेम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब आ जाओ यहाँ पे, अब ये है आपका प्रोपेन
1,3 डायोइक एसिड। अगर हम इसका नाम देखें, प्रोपेन 1,3 डायोइक एसिड, और हम इसको लिख सकते हैं प्रोपेन डायोइक एसिड, इस तरह से भी, और 1,3 भी लिख सकते हैं, यानी 1,3 लिखा नहीं हुआ। अच्छा, फिर इसको हम मेलोनिक एसिड भी कहते हैं, ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ मेलोनिक एसिड। अब आ जाओ यहाँ पे चेक करो कितने कार्बन है। प्रांजय मुझे बताओ कितने कार्बन है यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, तो टोटल 4 कार्बन यस हो गए। तो ये बन गया ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। तो जनरली इसका ना नंबर नहीं दिया हुआ, क्योंकि ओइक एसिड हमेशा कॉर्नर पे होता है, तो 1,4 वो लिख नहीं रहे, बीच में तो कहीं आ नहीं सकता, तो उन्होंने लिख दिया सीधा ही ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन डायोइक एसिड। तो ये ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड होना चाहिए, और इसको हम कहते हैं सक्सिनिक एसिड। तो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये यूज नाम याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। अब प्रांजय इसमें बताओ, इसमें कितने कार्बन है, काउंट करके। 1, 4 और 1, 5, 5 टोटल सर। 5। हाँ, 5 को पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड कह देते हैं, या फिर ग्लूटेरिक एसिड। तो ग्लूटेरिक आपने नाम सुना होगा, ग्लूटेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। तो टार्टेरिक भी इसी फॉर्मेट में आता है, बट उसमें OH भी हो जाता है। अब देखो आगे, ये वाला ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने कार्बन है बताइए, कितने कार्बन है प्रांजय। सर एक 6। 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को हम हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड या फिर एडिपिक एसिड बोलते हैं। ये ना फाइबर्स वगैरह बनाने के काम में आता है, जो आर्टिफिशियल क्लॉथ बनती है ना, ये वो बनाने के काम में आता है। इसी तरह यहाँ पे देखो कितने कार्बन है। यहाँ पे हैं 1, 2, 3, 4, 5, और ये वाला ओइक एसिड का कार्बन चेन में नहीं आ रहा। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा फंक्शनल ग्रुप एक ही हो और वो चेन का पार्ट ना हो, तो हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को चेन से बाहर निकाल देते हैं और उसको कार्बोक्सिलिक बोलेंगे, या एल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, हमने एल्डिहाइड में सीखा था। यानी जो ये वाला पोर्शन है लास्ट वाला, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, एक कार्बोक्सिलिक यहाँ पे है, एक कार्बोक्सिलिक ये रहा, और एक कार्बोक्सिलिक ये रहा। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसे चेन 1 लें, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये वाली चेन बच जाती है, और ये सारे सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो सेम फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबको छोड़ देंगे, इससे मेन चेन बना लेंगे, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इन 3 कार्बन को ही मेन चेन बना लेंगे। अब इन 3 कार्बन को जब हमने मेन चेन बनाया, तो हम इसे 1, इसे 2 और इसे 3 बोलेंगे। तो 1 पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 पे भी कार्बोक्सिलिक है, 3 पे भी कार्बोक्सिलिक है। तो इसका नाम बन गया प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसे आप लोग देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। लो जी, अब देखो हम इसी की और नेमिंग करते हैं, एरोमेटिक नेमिंग। अब आप ये नेमिंग देखो, एरोमेटिक नेमिंग। इस नेमिंग में बेंजीन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका कॉमन नेम बेंजोइक एसिड, और दूसरा नाम भी बेंजोइक एसिड बोल सकते हो, और एक और नाम है, बेंजीन है कार्बोक्सिलिक है, तो इसे हम बोलेंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आ जाओ यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक के साथ एक कार्बन है। तो हमारा +1 में जो हमने रूल पढ़ा है, वो रूल कहता है कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को मेन चेन लेनी है। ठीक है, तो बेंजीन आपका फिनाइल बन जाएगा। तो अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं, तो नंबरिंग के हिसाब से ये 1 कार्बन हुआ, ये 2 कार्बन हुआ, तो 2 पे फिनाइल है, तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बन गया इसका नाम। और फिनाइल एसिटिक एसिड, आपको पता है ना कैसे हुआ, एसिटिक एसिड CH3COOH होता है, तो उसकी H की जगह फिनाइल लगा है। तो ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं फिनाइल एसिटिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ यहाँ पे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके भी जो है आपके फाइबर्स वगैरह बनाने के काम में आता है, पैथेलिक एसिड, और इस तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए ये है आपका बेंजीन, बेंजीन के साथ 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका कॉमन नेम है पैथेलिक। याद रखना कि जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर इसे पैथेलिक कहते हैं, पैथेलिक, और एसिड है तो पैथेलिक एसिड, सो कीप इन माइंड। ठीक है, फिनाइल करके बना है, और दो बार ओइक एसिड आ रहा है, और इसका IUPAC नाम है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। बेंजीन के साथ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका बहुत ही फेमस नेम है जो हम यूज करेंगे कहीं कहीं, पैथेलिक एसिड, और ये भी
फाइबर्स बनाने के काम आते हैं, आर्टिफिशियल आपके केमिकल्स है ना, प्लास्टिक्स वगैरह, इनको यूज करके प्लास्टिक वाली आइटम्स वगैरह बनती हैं, क्लॉथ्स बनते हैं, है ना, फैब्रिक्स वगैरह में, तो बहुत जगह इसकी एप्लीकेशन है। सो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे समझ में आ जाती है जो हमने नेमिंग में पढ़ ली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।